बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पास एमडी कैट प्रेपरेशंस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास दो टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन जो रिसेंटली पीएमडीसी की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ओनली ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब याद कीजिएगा स्टूडेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसको कौन कैरी करता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके तीन जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। जो पहला कंपोनेंट है, डेट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है जी हमारे पास न्यूरॉन्स। और लास्ट में जो हमारे पास कंपोनेंट है वो आ जाता है जी हमारे पास इफेक्टर्स। ठीक है। अब रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? रिसेप्टर्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये बाहर से आने वाले स्टिमुलस को या बॉडी के अंदर पैदा होने वाले स्टिमुलस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। और अल्टीमेटली सिग्नल वाया न्यूरॉन्स जो है, वो अल्टीमेटली पहुंचता है इफेक्टर्स के पास। और इफेक्टर्स क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पर जो है वो फोकस करना है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट किसके जरिए होती है? नर्वस सिस्टम के जरिए। और नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम: रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। जिसमें सिलेबस के अंदर रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स को मेंशन किया गया है, तो साथ में हम इफेक्टर्स को भी थोड़ा सा लिंक जो है वो लाजमी करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। अच्छा, रिसेप्टर्स जो हैं, याद रखिएगा, रिसेप्टर हमारी बॉडी में थ्री लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी में कोई सेल भी हो सकता है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ऑर्गन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और हमारी बॉडी में ये किसी न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, जो एज अ रिसेप्टर जो है वो काम करेगी। तो रिसेप्टर क्या होगा? ये कोई भी सेल हो सकता है, ये कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी न्यूरॉन की एंडिंग हो सकती है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये क्या करेगी? इट डिटेक्ट। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? डिटेक्ट स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस स्टूडेंट कहते हैं किसी भी किस्म के चेंज को। ठीक है। डिटेक्ट स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस आइदर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर के एनवायरनमेंट में भी स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है। और इन इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब ये कि हम बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट में अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है, तो उस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा स्टूडेंट? उसको डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। और डिटेक्ट करने के बाद रिसेप्टर्स उसको कहाँ पे भेज देते हैं? न्यूरॉन्स के पास जो है वो भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज याद कीजिएगा स्टूडेंट, कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जो हैं, इनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। रिसेप्टर्स जो हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है। और जो सिलेबस है उसमें ट्रांसड्यूसर्स का वर्ड भी जो है वो मेंशन है। अच्छा, अब इनको ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? दे कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं? ये वन टाइप ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू अनदर एनर्जी। मतलब जो स्टिमुलस होगा, वो किसी ना किसी टाइप की किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म में होगा। तो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करने के बाद उसकी जो एनर्जी होगी, उसको क्या करेंगे? एन अदर टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए हम स्टूडेंट रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन या बेस्ड अपॉन स्टिमुलस, अब बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो बेस्ड ऑन स्टिमुलाई,
कि रिसेप्टर्स किस किस्म का स्टिमुलस जो है वो रिसीव कर रहे हैं। हमने रिसेप्टर्स को क्या किया है, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू मैनी मैनी कैटेगरीज। अब वो कैटेगरीज हमारे पास स्टूडेंट कौन कौन सी हैं। अगर हम वन बाय वन उन कैटेगरीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास नंबर वन पर जो हमारे पास नंबर वन पे जो कैटेगरी है वो हमारे पास है जी कीमो रिसेप्टर्स। वो हमारे पास हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसा कि नेम से जाहिर हो रहा है कि ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, दे डिटेक्ट स्टिमुलाई। अब ये मल्टीपल टाइप के स्टिमुलस जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे, लाइक डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ स्मेल। ठीक है, अच्छा अब वो कीमो रिसेप्टर्स जो स्मेल का स्टिमुलस डिटेक्ट करेंगे उनको हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अच्छा, इसके अलावा स्मेल के अलावा जो है ये टेस्ट का सिग्नल जो है, टेस्ट का स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करते हैं, इसको हम टेस्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड टेस्ट रिसेप्टर्स। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो है, ब्लड के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको भी डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा और कई केमिकल्स हैं ब्लड के अंदर, लाइक ग्लूकोज हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो है वो बनते हैं। इसके अलावा जो है वो फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन से आमतौर पर ब्लड के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये मल्टीपल टाइप के स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये ज्यादातर जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जी पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ये रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ज्यादातर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं नेजल एपिथेलियम में। नेजल एपिथेलियम, ये हमने बात की ना यहाँ पे स्मेल की, तो ये नेजल एपिथेलियम। तो नेजल एपिथेलियम के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्मेल को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह हमने कहा ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली ये रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होंगे, ये टंग पर भी जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, टंग पर भी जो है वो मौजूद होंगे। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वो रिसेप्टर्स है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा गस्टेशन रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, फिर एक वर्ड यूज किया जाता है गस्टेशन रिसेप्टर्स। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारी टंग के अंदर, उनको हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज गस्टेशन रिसेप्टर्स। और ये जो ब्लड वगैरह के लिए जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनको हम ओस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, दे आर नोन एज ओस्मो रिसेप्टर। स्टूडेंट ये याद रखना है आपने, स्मेल के लिए जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टेस्ट के लिए गस्टेशन रिसेप्टर्स, और ये जो ब्लड के अंदर गैसेस की जो कंसंट्रेशन है इसको मेजर करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। सो ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स आ जाते हैं वो है जी मीकेनो रिसेप्टर्स। मीकेनो रिसेप्टर्स, और आगे चल के हम स्किन के अंदर जो मुख्तलिफ मीकेनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनके बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब मीकेनो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ। ठीक है, अब ये भी मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ टच, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, टच, प्रेशर, ये साथ साथ स्टूडेंट आपने नोट डाउन करते जाना है, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये वो मुख्तलिफ स्टिमुलाए हैं जिनको मिकेनो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो मिकेनो रिसेप्टर्स हैं
ये इसके साथ साथ जो है ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इनको डील करने के साथ अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये किन टाइप के हो सकते हैं, तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। फ्री, अब हमने अगर आपको याद हो हमने ऊपर पढ़ा था कि रिसेप्टर्स जो हैं ये न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है। तो ज्यादातर जो मिकेनो रिसेप्टर्स हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, ये आमतौर पर न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं, जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन की शेप के एतबार से हमने इनको नाम दिया हुआ है। फिर एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हैं, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हैं। फिर हमारे पास जो है स्ट्रे नर्व एंडिंग्स हैं। तो ये मुख्तलिफ न्यूरॉन की एंडिंग्स हैं जो कि एज ए मिकेनो रिसेप्टर जो है वो काम करती हैं। अच्छा, स्किन के अंदर हमारे जो है अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, मिकेनो रिसेप्टर्स, जिनको हम नाम देते हैं मिशनर कार्पस्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे चल के हमने डिटेल में इनके बारे में पढ़ना भी है। मिशनर कार्पस्कल, ठीक है, ये नर्व एक टाइप की नर्व एंडिंग है। फिर इसके बाद हमारे पास है पसीनियन कार्पस्कल, पसीनियन कार्पस्कल। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो है बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स, ये भी आपने याद रखना है। बैरो रिसेप्टर किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये मिकेनो रिसेप्टर्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जी फोटो रिसेप्टर। तो फोटो मीन लाइट, तो ये लाइट के स्टिमुलस को जो है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, अच्छा, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। तो इसीलिए स्टूडेंट हम इन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, वेरी सिंपल, डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ, ये क्या करते हैं, ये लाइट का स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो है ये पाए जाते हैं प्रेजेंट इन, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद होंगे, प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना जो है ये हमारी आई की जो है, हमारी आंख की सबसे इनर लेयर है और उसको सेंसिटिव लेयर भी कहा जाता है, रेटिना ऑफ आई। तो रेटिना के अंदर जो है ना स्टूडेंट, दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास कोन सेल्स। अब आप स्टूडेंट देखें यहाँ पर ऊपर जो थे ये वाले जो रिसेप्टर्स थे ये नर्व एंडिंग्स थी, जबकि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये सेल लेवल पर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बगैर टाइम जाया किए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है रिसेप्टर्स की वो हमारे पास है जी थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर, थर्म से लफज निकला है, तो थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये हीट सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिटेक्ट स्टिमुलाई ऑफ, स्टिमुलाई ऑफ कोल्ड एंड वार्म। तो ये कोल्ड और वार्म सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, कोल्ड और वार्म सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अच्छा याद रखिएगा ये भी ज्यादातर जो है वो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब न्यूरॉन की एंडिंग, नर्व एंडिंग्स की फॉर्म में ये वाले रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो ये ज्यादातर जो हैं ये स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, फोन्ड इन स्किन, ज्यादातर स्किन के अंदर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जब ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ ब्रेन में से गुजरता है तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड का टेम्परेचर जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक बॉडी के अंदर जो है वो एज ए थर्मोस्टेट मैक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है वो बॉडी में टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टूडेंट लास्ट जो कैटेगरी आ जाती है वो हमारे पास है जी स्टूडेंट नोजी सेप्टर्स। ठीक है, नोजी मीन पेन, नोजी सेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स पेन सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट पेन स्टिमुलाई। तो ये पेन के स्टिमुलस को जो है वो सिंपली क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी आमतौर पर न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड नर्व
एंडिंग। तो ये स्टूडेंट जो नेम दिए जाते हैं ये आपने लाजमी याद रखने। अब ये नोजिसेप्टर्स आमतौर पर जो है ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं जो पेन सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी ये रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है ये कुछ टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की जो कि हमने लाजमी याद करने हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर वर्किंग ऑफ सेंसरी स्किन रिसेप्टर्स, तो हमारी स्किन के अंदर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी स्किन के अंदर जो है तमाम किस्म के स्टिमुलस को एटलीस्ट 5, हमारी हमारी स्किन के अंदर एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलस हैं, 5 डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे जो है वो टच है, ठीक है, प्रेशर है, टच है, प्रेशर है, हीट है, कोल्ड है, पेन है। अब ये वो सारे रिसेप्टर्स हैं जिनको डिटेक्ट करने के, ये वो सारे स्टिमुलस हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन के अंदर डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट सिर्फ बात करें सिर्फ टच के हवाले से, ठीक है, विद रेफरेंस टू, अगर हम सिर्फ टच के लिए बात करें तो टच के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, टच स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन के अंदर जो है, ठीक है, आवर स्किन हैज मल्टीपल रिसेप्टर्स। हमारी स्किन के अंदर कई किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो मल्टीपल किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, अगर बुक के मुताबिक देखा जाए, पंजाब टेक्स्ट बुक की मुताबिक देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमने चूंकि तमाम प्रोविंसेस की बुक को मद्देनजर रखना है, तो इन तमाम बुक्स को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो हमारी स्किन के अंदर लगभग 5 टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लगभग 5 टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टच के स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टच स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, ये एक डायग्राम दी गई है, इसमें डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। आइए हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो स्किन है, यहाँ पे स्किन का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अच्छा, याद कीजिएगा स्टूडेंट, हम स्किन जो है उसको नॉर्मली 2 लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, देर आर 2 लेयर्स ऑफ आवर स्किन। अब ये वाली जो अपर लेयर है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड, इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है, ये जो अपर वन है यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है, और ये जो नीचे लोअर और जो मेजर पार्ट है ये कहलाता है जी डर्मिस। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट एपिडर्मिस की बात करें ना, तो एपिडर्मिस जो है इसमें आप देखें यहाँ पर ये एक कार्पस्कल, अब ये डिफरेंट टाइप की नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको व्हाइट कलर में जो नजर आ रहा है ना, ये जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ये बेसिकली एक नर्व है, एक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये उस न्यूरॉन की आगे फर्दर जो है वो एंडिंग्स हैं। ज्यादातर आप देखें तो ये ऊपर से जो है वो गोल है, इनको हम कहते हैं एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, जैसे ये वाली भी एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में, यहाँ भी आप देखिए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये है एन कैप, इस नर्व की ये क्या है, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं। जबकि यहां पर अगर आप देखें स्टूडेंट तो यहां पर किसी किस्म का कोई कवर आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ये कहलाएगी फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, ये इस न्यूरॉन की क्या है, फ्री नर्व एंडिंग है। दिस इज कॉल्ड फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस में जो है वो दो टाइप के कार्पस्कल्स पाए जाते हैं। एक है मिशनर कार्पस्कल्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास है फ्री नर्व एंडिंग्स, या इनको हम हेयर एंड ऑर्गन्स भी पढ़ते हैं, मर्कल्स डिस्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डर्मिस के अंदर अगर हम आए तो डर्मिस में हमारे पास जो है ये रफनी कार्पस्कल है, ठीक है, रफनी कार्पस्कल। अच्छा, इसको बल्बस कार्पस्कल भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बल्बस कार्पस्कल, ठीक है, बल्बस कार्पस्कल भी इसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखिए स्किन में सबसे नीचे या सबसे डीप जो कार्पस्कल है वो कौन सा है? पसीनियन कार्पस्कल। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि स्किन में सबसे डीप जो है वो कौन सा कार्पस्कल होता है, तो वो होता है पसीनियन कार्पस्कल। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक थोड़ी सी आपने एक और चीज ऐड करनी है। यहाँ पर हमारे पास स्किन के अंदर एक और कार्पस्कल होता है, यहाँ पर स्किन के अंदर ही कुछ इस शेप का वो कार्पस्कल होता है हमारे पास। ये जो हमारे पास इस तरह का ये जो कार्पस्कल है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं क्रॉस एंड बल्ब। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये जो नर्व एंडिंग हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है जी क्रॉस, के से क्रॉस एंड बल्ब, ठीक है। या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बल्बाइड कार्पस्कल, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बल्ब टाइप होती है, गोल होती है, तो इसको हम बल्बाइड कार्पस्कल भी कहते हैं, ठीक है, बल्बाइड कार्पस्कल। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास वो पांच टाइप के रिसेप्टर्स हैं जिनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मिशनर कार्पस्कल है हमारे पास, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर। फिर मर्कल डिस्क है जिसको हम फ्री नर्व एंडिंग या हेयर एंड ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल जो होता है, हेयर फॉलिकल उसके बिल्कुल एंड पर होता है, तो इसको हेयर एंड ऑर्गन भी पढ़ते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक में इसको हेयर एंड ऑर्गन का नाम दिया है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर रफनी कार्पस्कल है, पसीनियन कार्पस्कल है, और क्रॉस एंड बल्ब कार्पस्कल है। तो इनके बारे में जो है वो हम क्या करेंगे, आगे चल के थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमने डिटेल पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशनर कार्पस्कल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, ये जो मिशनर कार्पस्कल्स हैं, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दे लाई, लाई का मतलब होता है प्रेजेंट, चले प्रेजेंट ही लिख लेते हैं, दे प्रेजेंट इन पैपली, ठीक है, ये पैपली के अंदर पाए जाते हैं, पैपली। और इसके अलावा रिजीज ऑफ फिंगर टिप्स, रिजीज ऑफ हमारे ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं फिंगर टिप्स पर, उनके अंदर वो जो हमें लाइनें नजर आती हैं उभार, उनके अंदर भी ये कार्पस्कल जो है वो मौजूद होते हैं। और ये सिंपली करते क्या हैं? डिटेक्ट टच स्टिमुलस, ठीक है, टच स्टिमुलस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें मर्कल्स डिस्क की अगर हम बात करें, अगर हम मर्कल्स डिस्क की बात करते हैं तो मर्कल्स डिस्क जो है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, मर्कल डिस्क की बात करें तो ये भी क्या करते हैं? टच प्रेशर को रिसीव। अब ये कहां पर मौजूद होते हैं? दे प्रेजेंट एट बेस ऑफ हेयर्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स। दे आर प्रेजेंट एट बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स। और सिंपली ये भी क्या करते हैं? ये भी टच स्टिमुलस को जो है वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट बात करें रफनीस कार्पस्कल की, तो रफनीस कार्पस्कल जो है जिसको हम बल्बस कार्पस्कल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो कार्पस्कल है ये क्या करता है? ये स्पेशली स्ट्रेच के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर स्ट्रेच, ठीक है, फॉर स्ट्रेच। और ये बॉडी में कहां पर, स्किन में कहां पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन डीप लेयर, ठीक है। डीप लेयर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये डर्मिस के अंदर जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये स्लो अडेप्टिंग भी होते हैं। अब ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच रिसेप्टर्स आर स्लो अडेप्टिंग इन नेचर, तो ये स्लो अडेप्टिंग इन नेचर भी जो है वो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पसीनियन कार्पस्कल की, तो पसीनियन कार्पस्कल्स जो हैं ये क्वाइट डीप जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, डीप इन स्किन। और ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि स्किन के अंदर सबसे जो डीप रिसेप्टर है वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो वो डीप इन स्किन होते हैं, लिहाजा ये क्या करते हैं? डिटेक्ट डीप प्रेशर, ठीक है। तो ये डीप प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है जब डीपली मौजूद है तो डीपली प्रेशर को ही डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लिम्स के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारी टांगों के, टांगों में ज्वाइंट्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं?
ये वाइब्रेशन को जो है वहां पर ये क्या करते हैं, डिटेक्ट वाइब्रेशन। और ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं स्टूडेंट, आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके लिम्स के अंदर भी ये पसीनियन कार्पस्कल जो है वो पाए जाते हैं, जो अर्थ की वाइब्रेशन को बड़ी आसानी से जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले रिसेप्टर की, जिसको हम, अच्छा अब ये जो रिसेप्टर है ये बेसिकली एक थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। स्किन के अंदर ये जो रिसेप्टर है ये एज ए थर्मो रिसेप्टर जो है वो काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कंजक्टिवा, और इस कहाँ पे पाया जाता है, कंजक्टिवा ऑफ आई, ठीक है। बी आई का एक पार्ट है कंजक्टिवा ऑफ आई। और ये क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स एंड सेम आएगा जी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, ठीक है। वहां पर भी ये रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हैं ये कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, लाइक पीनस है, इसी तरह क्लिटोरस है। इसीलिए हम इनको बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज जीनाइटल रिसेप्टर्स। इनको हम जीनाइटल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर जीनाइटल इन नेचर, तो ये जीनाइटल रिसेप्टर्स भी जो हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। जीनाइटल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये स्टूडेंट हमारे पास वो 5 टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस को क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा अब इसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा मजीद यहाँ पे डिस्कशन करनी है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रिसेप्टर्स की, मतलब परसेंटेज की हम बात करेंगे। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जो रिसेप्टर्स हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि क्या रिसेप्टर्स बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो याद रखिएगा दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। अच्छा हम ओवरऑल बॉडी में नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स में भी, कि ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगी और बॉडी पार्ट्स में सेम होगी, नहीं, बॉडी पार्ट्स के अंदर भी इनकी परसेंटेज जो है वो क्या होगी, अनइवन ही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जैसे पेन रिसेप्टर्स हैं, तो पेन रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो हैं दे आर 27 टाइम्स, ये 27 टाइम्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। 27 टाइम्स मोर देन कोल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। ये याद रखना आपने कि पेन रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में 27 गुना ज्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से। इसी तरह कोल्ड रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं ये 10 गुना ज्यादा होते हैं, ये 10 टाइम्स मोर होते हैं किससे, हीट रिसेप्टर से। या आप थर्मो रिसेप्टर्स भी जो है वो कह सकते हैं मोर देन थर्मो रिसेप्टर, या हीट रिसेप्टर्स भी आप यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो रिसेप्टर्स के हवाले से जो है वो तैयार करने हैं। तो ये हमारे पास रिसेप्टर का स्टूडेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो आगे चलेंगे हम न्यूरॉन्स के ऊपर। टॉपिक है जी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। अच्छा न्यूरॉन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि न्यूरॉन सेल हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो न्यूरॉन सेल जो है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू का जो है वो पार्ट है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू के बारे में स्टूडेंट एमडी कैट 2023 में एमसीक्यूज आया था कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो किस जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। फ्रॉम विच जर्म लेयर नर्वस टिश्यू जो है वो अराइज होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा एक्टोडर्म, जिससे स्किन भी बनती है, और एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम भी जो है वो बनता है। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ये एमडी कैट 2023 में जो है वो पूछा गया है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा जैसा कि हमने कहा था कि न्यूरॉन जो है ये बेसिकली ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड एलिमेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का,
ठीक है। अच्छा, अब नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट हमें दो टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो हमारे पास जो सेल अंडर कंसिडरेशन है, मतलब न्यूरॉन सेल है। इसके साथ साथ एक और सेल भी नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, और वो है स्टूडेंट हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल। ठीक है। न्यूरॉन की जब हम बात करेंगे तो न्यूरोग्लाइल सेल या न्यूरोग्लिया सेल का जिक्र भी लाजमी आएगा। अच्छा, अब न्यूरॉन की अगर हम बात, तो नर्वस सिस्टम के अंदर लगभग 50% जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर 50% जो है न्यूरोग्लाइल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब न्यूरॉन के बारे में आपने याद रखना है कि न्यूरॉन जो है ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंडक्शन में जो है वो हेल्प करता है। तो इसको हम कंडक्टिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। और नर्वस सिस्टम का काम ही बेसिकली कंडक्शन करना है, जबकि न्यूरोग्लाइल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इनका काम जो है वो कंडक्शन में हेल्प करना नहीं है। तो ये क्या है, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल। अब सवाल ये है कि जब नर्वस सिस्टम में इनका जो काम है वो कंडक्शन करना नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, बेसिकली इनका काम होता है दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ये सेल्स क्या करते हैं, ये न्यूरॉन सेल्स को बेसिकली क्या करते हैं, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, ये इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट किसको करते हैं, न्यूरॉन को, ताकि न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्या कर सके, कंडक्शन कर सके। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज, न्यूरोग्लाइल सेल के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, दैट इज नोन एज शवान सेल। ठीक है, शवान सेल। इसको भी थोड़ा सा साथ में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। शवान सेल। अच्छा, अब शवान सेल जो है बेसिकली ये भी एक न्यूरोग्लिया सेल है। ठीक है, ये भी एक न्यूरोग्लिया सेल ही है, मतलब ये भी एक न्यूरोग्लाइल सेल ही है। लेकिन ये न्यूरोग्लाइल सेल जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये स्टूडेंट पाया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और न्यूरोग्लाइल सेल जो है ये क्या करता है जी, ये पाया जाता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है जी, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम टर्म न्यूरोग्लाइल सेल यूज करेंगे, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लाइल सेल पाया जाता है उसको हम शवान सेल का नाम जो है वो देंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शवान सेल जो है वो न्यूरॉन की प्रोटेक्शन करेंगे, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लाइल सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, न्यूरॉन की जो है वो प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं और जो शवान सेल्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे के क्या हैं, एनालॉगस हैं। हम इनको कह सकते हैं कि जो न्यूरोग्लाइल सेल हैं और जो शवान सेल्स हैं ये क्या हैं, दे आर एनालॉगस। ठीक है, एनालॉगस का मतलब ये होता है कि वो बॉडी पार्ट्स या वो सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो। तो श्वान सेल का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना है, जबकि न्यूरोग्लाइल सेल का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, उनकी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। अच्छा, अब ये जो न्यूरोग्लाइल सेल है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, ये असल में एक तरह के क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि न्यूरॉन सेल के गिर्द पाए जाते हैं, जो कि उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आगे जब हम मजीद न्यूरोग्लाइल सेल की बात करेंगे तो हमारे पास जो है, हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल्स की जो है वो कई टाइप्स होती हैं। ठीक है, न्यूरोग्लाइल सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं इनकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, दे हैव 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप्स में जो है वो हमारे पास नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास है एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, एस्ट्रोसाइट्स। अच्छा, नंबर 2 पर जो है वो हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये चीज जो है ये पंजाब बुक के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तीसरी जो टाइप है वो है माइक्रोग्लिया। ठीक है, माइक्रोग्लिया। तो ये भी आपने याद रखना है, ये हम बात करें न्यूरोग्लाइल सेल की। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ स्टूडेंट, जो कि है जी हमारे पास न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन जो है ये बेसिकली इसको लॉन्गेस्ट सेल जो है वो भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, न्यूरॉन जो है ये क्या है, इट इज लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लॉन्ग शेप जो है वो हमारे पास सेल होता है, और ये क्या करता है, ये बहुत ही कम जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, एक बार ये जब मेच्योर हो जाते हैं, वंस मेच्योर, ये सेल्स जो हैं जब एक बार मेच्योर हो जाते हैं तो ये डिवाइड नहीं करते, दे कैन नॉट वंस मेच्योर, ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब इनकी अगर हम बात करें, जैसा कि आप स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल, ये इसकी डेफिनेशन भी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि कंडक्शन का काम, नर्वस सिस्टम का मेन काम कंडक्शन करना है, जो सिर्फ न्यूरॉन्स करती हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स नहीं करती। इसलिए हम न्यूरोग्लाइल सेल्स को जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, सो न्यूरॉन जो हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन के जो है वो आमतौर पर तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सोमा, या इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सोमा, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज सेल बॉडी। ये इसका पहला कंपोनेंट है। फिर आप देखिए ये जो सोमा है, इससे कुछ यहाँ पर आप देखिए कुछ ये फाइबर्स नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्टूडेंट डेंड्राइट, सेकंड पार्ट है न्यूरॉन का। और फिर ये जो एक लॉन्ग सा पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन क्या है, ये थर्ड पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके गिर्द मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं यहाँ पर। ये जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये जो येलो शेप में जो सेल नजर आ रहा है ना, ये असल में क्या है, ये है जी शवान सेल। अब ये टर्म हम शवान सेल यूज करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे स्टूडेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, और जब हम बात कर रहे होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इन्हीं सेल्स को हम क्या नाम देंगे, न्यूरोग्लिया सेल्स। और ये सेल्स क्या करेंगे, ये एक लिपिड की एक लेयर एक्सोन के गिर्द जो है वो बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे माइलन शीथ। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मेंशन भी है श्वान सेल्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान ये गैप नजर आ रहा है, दो श्वान सेल्स के दरमियान ये जो गैप होता है, इसको स्टूडेंट कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये कुछ सेसरी पार्ट्स हैं जो कि अटैच होते हैं न्यूरॉन्स के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूरॉन जो होती है उसके तीन ही जो है वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो हमने कहा, एक हमारे पास होती है सेल बॉडी, जिसको डायग्राम के अंदर हमने सोमा के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो हमारे पास कौन सा है, डेट इज, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है जी एक्सोन। ठीक है, और थर्ड नंबर पर जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास आ जाता है जी डेंड्राइट। ठीक है, तो ये तीन जो हैं वो मेन पार्ट्स हैं, बाकी एसेसरी पार्ट्स हैं, जो मेन बेसिक पार्ट्स हैं वो न्यूरॉन के तीन ही है, सेल बॉडी, सोमा, एक्सोन और डेंड्राइट। ठीक है। अच्छा, सेल बॉडी की अगर हम वन बाय वन इनकी डिस्कशन करें, तो सेल बॉडी जो है जिसको हम सोमा, सोमा भी कहते हैं। अच्छा, एक और नाम भी बाज बुक्स के अंदर मेंशन होता है, इसको हम कहते हैं साइटोन। इट इज आल्सो नोन एज साइटोन, इसको साइटोन भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं जी सेल बॉडी जो है ये क्या करती है, इट सिंथेसाइज, ये मेन पार्ट है, ये क्या करती है, मेन पार्ट है न्यूरॉन का, ये क्या कर रही होती है, सिंथेसाइज कर रही होती है वो तमाम मटेरियल्स जो कि निसेसरी होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज मटेरियल्स निसेसरी फॉर, जो कि न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो जरूरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज जो हैं
वो इसी हिस्से के अंदर पाई जाती हैं। सो इस हिस्से के अंदर न्यूरॉन्स के लिए ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए तमाम जरूरी चीजें जो है वो बनाई जाएंगी। जैसा कि आप स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये न्यूक्लियस भी जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, और इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेलीज भी जो है वो मौजूद होती हैं। तो सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के साथ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी जो है वो पाई जाती हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट मटेरियल्स। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस है, फिर इसके अलावा जो है वो राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो किसी भी सेल की मेंटेनेंस के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे जो है इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, अच्छा, सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है इस वो ग्रेनुलर होता है, इट कंटेन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो कौन सा होगा, डेट इज इट कंटेन्स ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। और इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होगी इस सेल के गिर्द, उसको हम नाम देते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, डेट इज नोन एज न्यूरिलीमा। ठीक है, न्यूरी लेमा भी पढ़ सकते हैं आप इसको, न्यूरीलेमा, ये याद रखना है आपने। न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, हमने कहा ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है। ग्रेनुलर क्यों होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो खास किस्म के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अब ये नीसल ग्रेन्यूल जो है ये क्या चीज है, तो ये बेसिकली ये हमारे पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। नीसल ग्रेन्यूल्स क्या हैं, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसके साथ साथ जो है गोल्जी अपरेटस के साथ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्जी अपरेटस के साथ जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल। अब ये करते क्या हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा जो है ये एक एंजाइम भी बना रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल, ये इसका नंबर 1 फंक्शन है और ये इसका नंबर 2 फंक्शन है। ये एक एंजाइम बना रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलीन फॉर्मिंग एंजाइम। एसिटाइल कोलीन फॉर्मिंग एंजाइम भी जो है वो बना रहे होते हैं। ये किसका फंक्शन है, ये नीसल ग्रेन्यूल्स का जो है वो फंक्शन है। अब यही जो सोमा है इससे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अराइज होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डेंड्राइट आ जाता है और हमारे पास जो है वो एक्सोन आ जाता है। अगर हम स्टूडेंट एक्सोन की बात करते हैं, अगर हम एक्सोन की बात करते हैं तो एक्सोन जो है ये क्या करता है, ये लॉन्ग फाइबर है, ये क्या करता है जी, ये फाइबर क्या करता है, ये कैरी करता है सिग्नल को जिसको हम स्टिमुलस भी कहते हैं और इम्पल्स भी कहते हैं, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये सिग्नल को क्या करता है, सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। जबकि डेंड्राइट की अगर हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्म की ही प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स होते हैं या आप कह लें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं सिग्नल को या इम्पल्स को टूवर्ड सेल बॉडी। ठीक है, डेंड्राइट जो है ज्यादा को कहेंगे, सिंगल होगी तो डेंड्रोन की टर्म जो है वो यूज करेंगे। तो डेंड्राइट का काम होता है सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना, और डेंड्रोन जो एक जोन है इसका काम क्या होता है, सिग्नल को सेल बॉडी से अवे लेके जाना। अच्छा, अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, उसको हम नाम दे रहे होते हैं एक्सोप्लाज्म का। ठीक है, और इसके अंदर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसके गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सो लेमा का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाई जाती हैं, इसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी,
क्योंकि सिग्नल को इसने कैरी करना है, तो कैरी करने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर जो है वो काफी सारे मौजूद होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसके अलावा गोल्जी अपरेटस। ये सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ पर होंगी? ये एक्सोन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होंगी। ठीक है। अच्छा, अब एक्सोन के गिर्द अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायग्राम में देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्सोन। ठीक है। अब आप देखें एक्सोन के गिर्द ये आपको कुछ येलो येलो सेल्स नजर आ रहे हैं, तो इनको हमने स्टूडेंट क्या नाम दिया था? इनको हमने नाम दिया था श्वान सेल्स का। तो अब ये जो एक्सोन है, एक्सोन के गिर्द जो है वो क्या मौजूद होता है? इनके गिर्द मौजूद होते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लाइल सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये न्यूरोग्लाइल सेल याद कीजिएगा स्टूडेंट, अगर तो हम बात कर रहे होंगे उस न्यूरॉन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाएगी, तो फिर हम वह टर्म यूज करेंगे न्यूरोग्लाइल सेल। लेकिन अगर वो न्यूरॉन मौजूद होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करती होगी, तो फिर हम इन्हीं सेल्स के लिए टर्म यूज करेंगे श्वान सेल। अब जैसा कि स्टूडेंट ऊपर डायग्राम में टर्म यूज की गई श्वान सेल, इसका मतलब हम ये ऐसी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल नर्वस, जो सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स या जैसा कि डायग्राम में श्वान सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं? कवर करते हैं एक्सोन को। ठीक है, ये एक्सोन को क्या किया होता है? इन्होंने कवर किया होता है। और ये क्या करते हैं? हमने ये शुरू में ही पढ़ लिया था, इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, नरिश करना। ये एक जोन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है, अब ये जो श्वान सेल्स होते हैं, इनके गिर्द जो है, ठीक है, ये जो श्वान सेल्स होते हैं, इनके गिर्द जो है एक और लेयर होती है कवर्ड बाय, उस लेयर को हम स्टूडेंट कहते हैं माइलन शीथ। ठीक है, इसकी गिर्द एक और लेयर होती है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में भी मौजूद है, माइलन शीथ मौजूद होती है। ठीक है, ये किसके तौर पे काम करती है? ये एज ए इंसोलेटर जो है वो काम करती है, सिग्नल को पास होने नहीं देती। ठीक है, ऐसी न्यूरॉन्स जिनके गिर्द माइलन शीथ मौजूद होगी, उन्हें हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक है, और जिनके गिर्द नहीं होगा उनको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है। अच्छा, और यहां पर आप देखें ये जो पोर्शन है इसका, ये नॉन माइलिनेटेड है, तो उसको हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। या आप सिंपली कह सकते हैं पार्ट ऑफ एक्सोन, एक्सोन का वो पार्ट, पार्ट ऑफ एक्सोन नोट कवर्ड बाय। ठीक है, जहां पर जो है माइलिनेशन नहीं होगी, नोट कवर्ड बाय माइलन शीथ या न्यूरोग्लाइल सेल, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज, उसको हम नाम दे देंगे नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। और ऐसी न्यूरॉन्स में आमतौर पे जो सिग्नल होता है वो नोड टू नोड मूव कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। इसको हम स्टूडेंट जंपिंग इम्पल्स का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं जी डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या करते हैं? हमने पढ़ा है सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ये काफी थिन होते हैं, थिन होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, मोस्टली आप डायग्राम जो है वो दोबारा देख लीजिएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है डेंड्राइट्स जो हैं, ये क्या करते हैं? थिन तो होते ही होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनके जो हैं, दे मेक साइनेप्टिक कांटेक्ट। ये क्या करते हैं? मेक साइनेप्टिक कांटेक्ट विद अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये अदर न्यूरॉन्स के साथ जो हैं, विद डेंड्राइट, डेंड्राइट और एक्सोन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ आप नेबरिंग न्यूरॉन्स भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन का जो है वो मेन टॉपिक है, न्यूरॉन के सेल बॉडी एक्सोन डेंड्राइट। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसका, श्वान सेल। श्वान सेल्स के बारे में आपको मैंने शुरू में भी बता दिया, और यहाँ पर भी हमने श्वान सेल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की जो टाइप्स हैं, उनको हम जो है वो करेंगे। न्यूरॉन्स की जो है वो आमतौर पर 3 जो है वो टाइप्स होती हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स की
तीन जो है वो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और नंबर 3 पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाती हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन की शेप्स जो हैं वो दी गई हैं। जैसा कि हमने कहा था कि एक न्यूरॉन में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। सेंटर में हम हमारे पास क्या होती है, सेल बॉडी होती है जिसको हम सोमा या साइटोन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से अराइज होता है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है, अगर सिंगल होगा तो डेंड्रोन। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है डेट इज कॉल्ड एक्सोन, ठीक है। अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो याद रखिएगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, जैसा कि ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी इनको कहा जाता है। अच्छा, बाज बुक्स में इसको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी मेंशन किया जाता है। तो याद रखना आपने स्टूडेंट कि हमारे पास जो है सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर भी हो सकती हैं और सूडो यूनिपोलर भी हो सकती हैं, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब है कि इससे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे डेंड्रोन निकल रहा है और एक एक्सोन निकल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आगे उस डेंड्रोन की फर्दर जो है वो ब्रांचिंग मौजूद है। अगर हम स्टूडेंट बात करें रिले न्यूरॉन्स की, तो इंटर न्यूरॉन्स जिनको कहते हैं, तो ये क्या होती हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट होती हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, बाईपोलर होती हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाती हैं किस कैटेगरी के अंदर, मल्टी पोलर कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, डेंड्राइट्स की तादाद की बात करें तो देखें जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें जो डेंड्राइट हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन में जो डेंड्राइट हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ज्यादा, अच्छा यहाँ पे याद कीजिएगा ज्यादातर जो बुक्स हैं उसमें यूनिपोलर न्यूरॉन ही मेंशन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यूनिपोलर न्यूरॉन है। अब आप देखेंगे इसमें आपको सेल बॉडी दिखाई दे रही है और एक्सोन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन डेंड्रोन यहाँ पर जो है वो मिसिंग है, डेंड्रोन क्या है, एब्सेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज क्लियर करता चलूं, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि सेंसरी न्यूरॉन्स किस कैटेगरी में आएंगी और उसमें अगर यूनिपोलर मेंशन है, सूडो यूनिपोलर मेंशन है, तो याद कीजिएगा आपने यूनिपोलर को ही करेक्ट करना है, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं जिनमें सूडो यूनिपोलर भी जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन जो है वो हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स हमारे पास जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अब डेंड्राइट्स का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, ठीक है। अच्छा, अब सिंगुलर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है डेंड्रोन। अब आप कहेंगे स्टूडेंट कि सर कुछ बुक्स के अंदर तो सूडो यूनिपोलर भी लिखा हुआ है। तो सूडो यूनिपोलर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक डेंड्रोन मौजूद है, हाँ उस डेंड्रोन की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो सूडो यूनिपोलर के केस में हमारे पास क्या होगा, फिर डेंड्रोन जो है वो हमारे पास क्या होगी, मौजूद होगी, सिंगल डेंड्रोन जो है वो मौजूद होगी। और आप देख सकते हैं डेंड्रोन भी यहाँ पर काफी जो है वो लॉन्ग होगी, ठीक है। अच्छा, एक्सोन की बात करें तो एक्सोन भी जो है वो मौजूद होगा, डेट इज प्रेजेंट। और आमतौर पे जो एक्सोन होता है इसका जो साइज होता है वो डेंड्रोन के मुकाबले में जो है वो कम होता है। बाईपोलर की तरफ अगर हम आ जाए तो जैसा कि ये जो बाईपोलर न्यूरॉन है इसमें आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स जो हैं यहाँ पर, डेंड्राइट जो हैं वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। बाईपोलर जो न्यूरॉन्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, डेंड्राइट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डेंड्रोन भी एब्सेंट होते हैं, चाहे डेंड्राइट की बात करें चाहे डेंड्रोन की बात करें, वो एब्सेंट होते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर ये स्टूडेंट बाईपोलर न्यूरॉन, इसमें आप देखें एक एक्सोन ये है और एक एक्सोन, सॉरी ये यहाँ पे डेंड्राइट मेंशन कर दिया मैंने गलती से, ये भी हमारे पास एक्सोन है, ठीक है। तो हमारे पास डेंड्राइट या डेंड्रोन जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, अलबत्ता एक्सोन जो है वो लाजमी होते हैं, वो शॉर्ट भी हो सकते हैं और जो है वो लॉन्ग भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की, तो मोटर न्यूरॉन्स हमने कहा मल्टीपोलर है। तो यहाँ पर आप देखिए सेल बॉडी से कितने सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, अलबत्ता इनका जो साइज होगा वो क्या होगा,
कम होगा। शॉर्ट साइज डेंड्राइट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। आप देखें यहाँ पे एक डेंड्रोन आपको नजर नहीं आ रही है, आपको सिर्फ डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं। तो जो डेंड्रोन होगा, डेंड्रोन सिंगुलर को कहेंगे, डेंड्राइट ज्यादा को कहेंगे, वो एब्सेंट है। एक्सोन की अगर हम बात करें तो एक्सोन भी आप देख सकते हैं, लॉन्ग एक्सोन जो है वो मौजूद है। ठीक है, लॉन्ग एक्सोन प्रेजेंट, इसको हम मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आपने लाजमी याद रखना है, जब आपको डायग्राम याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो डेंड्राइट्स और एक्सोन के मुतालिक चीजें हैं वो भी आपको लाजमी याद हो जाएंगी। माइलिन शीथ की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा माइलिनेटेड होती हैं, दे आर ऑलवेज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। रिले की बात करें तो इनके अंदर माइलिनेशन जो है वो आमतौर पर मौजूद नहीं होती। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये भी अक्सर औकात जो है वो ज्यादातर केसेस के अंदर जो हैं ये भी क्या होती हैं, माइलिनेटेड होती हैं। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इनकी जो एक्सोन होती है, सेंसरी न्यूरॉन की जो एक्सोन होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कहाँ पर मौजूद होती हैं स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और अगर हम बात करें इनकी डेंड्राइट्स की, ठीक है, डेंड्राइट्स की और सेल बॉडी की, तो ये कहाँ मौजूद होती हैं? ये आउटसाइड स्पाइनल कार्ड होती हैं। ठीक है, आउटसाइड स्पाइनल कार्ड मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। एक्सोन स्पाइनल कार्ड के अंदर होंगी, जबकि बाकी जो हिस्सा होगा वो आउटसाइड स्पाइनल कार्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बनाती हैं, मतलब ये ब्रेन के अंदर भी जो है वो मौजूद होंगी और इसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो है वो मौजूद होंगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपोल, ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनकी जो एक्सोन्स होती हैं, इनकी जो एक्सोन्स होती हैं वो आउटसाइड स्पाइनल कार्ड होती हैं। ठीक है, आउटसाइड स्पाइनल कार्ड होती हैं। जबकि अगर बात करें इनके डेंड्राइट्स की या सेल बॉडी की, तो वो कहाँ मौजूद होंगी? दे आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कार्ड। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स में एक जोन स्पाइनल कार्ड के अंदर होंगी, यहाँ पर एक जबकि मोटर न्यूरॉन में एक जोन आउटसाइड स्पाइनल कार्ड होंगे। तो ये एक दूसरे का क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जी, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को, स्टिमुलस को, इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है? अल्टीमेटली इसके अंदर क्या मौजूद है? इंटर न्यूरॉन्स मौजूद है। तो इंटर न्यूरॉन्स जो है इनका काम क्या होता है? ये सिग्नल को क्या करती हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं और प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या करती हैं? आगे भेज देती हैं मोटर न्यूरॉन्स में। तो एक तरह से ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान इंटरलिंक का काम जो है वो करती हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब कि इंटर न्यूरॉन से ये लेके जाते हैं टूवर्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, इफेक्टर्स जो हैं ये बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं जब उनको सिग्नल मिलता है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। ठीक है, इन ये हमारे पास क्या होते हैं? इफेक्टर्स क्या करते हैं? बॉडी के वो पार्ट जो रिस्पोंड करते हैं। ठीक है, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में आमतौर पर, नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में आमतौर पे जो हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास मसल्स की फॉर्म में होते हैं। तो इस पे ज्यादातर केसेस में मसल्स जो हैं वो एज ए इफेक्टर काम करते हैं। अच्छा अगर बात की जाए सेंसरी न्यूरॉन्स आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे आईज हैं, ईयर्स हैं, ठीक है, स्किन है, टंग है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से फिर आगे सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती हैं। अगर हम बात करें रिले न्यूरॉन्स की, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। और मोटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये ज्यादातर पाई जाती हैं आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इंटर न्यूरॉन से बना होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन से जो है वो मिलकर जो है वो बना होता है। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा जी हमारे पास नर्व इम्पल्स का।
नर्व इम्पल्स। अब स्टूडेंट, नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स कहते हैं सिग्नल को। जब सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरता है तो उस सिग्नल को हम स्टूडेंट कह देते हैं नर्व इम्पल्स। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी नर्व इंपल्स की? नर्व इंपल्स क्या है? ये बेसिकली एक वेव होती है, किस चीज की? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि एक न्यूरॉन में से सिग्नल जो है वो पास कर रहा है? असल में जब सिग्नल न्यूरॉन के अंदर मौजूद होता है तो उस न्यूरॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है। ठीक है। तो नर्व इंपल्स क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या करता है? पूरी न्यूरॉन में ट्रेवल अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब ये चेंज क्या करता है? पूरी न्यूरॉन में लंबाई के रुख क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है। और जब ये पूरी न्यूरॉन में मूव कर रहा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? काज मूवमेंट ऑफ आइंस। तो इसकी वजह से क्या होता है? उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो क्या होता है? आइंस की जो है वो मूवमेंट होती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो नजर आता है। तो नर्व इंपल्स क्या है? ये एक तरह का स्टूडेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो पूरी न्यूरॉन के अंदर जो है लंबाई के रुख क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज याद रखिएगा, जब हम स्टूडेंट न्यूरॉन में जब हम नर्व इंपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो दो तरह का हमारे पास पोटेंशियल मौजूद होता है। एक होता है स्टूडेंट हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हम नर्व इंपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना दो केसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, इसको हम न्यूरॉन की पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। याद कीजिएगा, न्यूरॉन में टोटल 5 स्टेट्स पाई जाती हैं जो आगे चल के हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और इसी मकसद के लिए हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये ग्राफ भी जो है वो बनाया है। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जो सेकंड पोटेंशियल स्टूडेंट हमारे पास होता है न्यूरॉन के केस में, वो होता है हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जिसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास नर्व इंपल्स के केस में हमारे पास दो किस्म का पोटेंशियल होता है। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और याद कीजिएगा, जब न्यूरॉन में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो न्यूरॉन किस स्टेट में होगी? डैट विल बी कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक टर्म यूज की यहाँ पे स्टूडेंट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सवाल ये है कि जी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, लेट से ये हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ना, अक्रॉस का मतलब होता है दोनों तरफ जो है ना क्या होते हैं? चार्ज मौजूद होते हैं, आइंस मौजूद होते हैं। तो ये अगर किसी मेम्ब्रेन के गिर्द चार्ज डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन के क्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? द पोटेंशियल, ठीक है, द पोटेंशियल क्रिएट अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके गिर्द जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन आइंस, या आप कह सकते हैं इन चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंस होने की वजह से न्यूरॉन के ऊपर जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। अच्छा, इसके बाद हमने डायरेक्ट आ जाना है नर्व इंपल्स के केस में। हमारे पास दो किस्म का पोटेंशियल होता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट कौन सा होता है? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये कब होता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्ट मतलब उस फिल वक्त उस न्यूरॉन में से कोई नर्व इंपल्स, कोई सिग्नल जो है वो पास नहीं कर रहा। तो ये भी एक फैक्टर है, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, के न्यूरॉन में से कोई सिग्नल जो है वो पास नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, या इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डेट इज कॉल्ड, ये जो स्टेट है स्टूडेंट, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डेट इज कॉल्ड अनस्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जी न्यूरॉन की जो अनस्टिमुलेटेड स्टेट होती है उसका क्या नाम है। तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, उसको हम पोलराइज स्टेट भी कह सकते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्टूडेंट होता क्या है, होता ये है कि लेट्स से जी हमारे पास जो है ना, ये लेट्स से ये हमारे पास है न्यूरॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूरॉन है। अब ये हमारे पास न्यूरॉन की जो है वो मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको हम न्यूरोलेमा भी कहते हैं, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है आउटसाइड एनवायरनमेंट, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कह देते हैं। यहां भी हम मेंशन कर देते हैं आउटसाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद है ये सारा है जी साइटोप्लाज्म। ठीक है, डेट इज साइटोप्लाज्म। अगर एक्सोन का होगा तो उसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट एक्सोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में स्टूडेंट क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देयर इज मोर, हमें कैसे पता चलता है कि एक न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। तो उसमें होता ये है कि जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फॉर्म में होती है तो उसमें क्या होता है, बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर वाली साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन करेंगे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस केस में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में देर इज मोर, क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड। ठीक है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, मोर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लेस नेगेटिव चार्ज, और मोर नेगेटिव का मतलब है लेस पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपने स्टूडेंट लाजमी याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, न्यूरॉन बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर वाली साइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब सवाल ये है, इसको इसको जो है ना हम स्टूडेंट थोड़ा साइड पे करके लिख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आगे हमने चलना है। इस चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटसाइड। अब ये सारा न्यूरॉन के आउटसाइड एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर न्यूरॉन बाहर की तरफ पॉजिटिव क्यों है और अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव क्यों है। तो स्टूडेंट इसके पीछे जो है ना काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बात करूं फैक्टर नंबर 1 की, ठीक है, तो वो है जी हमारे पास दो आइंस हैं। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट सोडियम आइन और एक होता है स्टूडेंट हमारे पास पोटाशियम आइन। वैसे तो काफी सारे आइंस होते हैं इनसाइड साइटोप्लाज्म, आउटसाइड न्यूरॉन, लेकिन यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट हमने जो आइंस डिस्कस करने हैं वो सोडियम और पोटाशियम आइंस हैं। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, सोडियम आइन की अगर मैं बात करूँ ना तो सोडियम आइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। सोडियम आइंस साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और सोडियम आइंस जो है ना ये आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी होते हैं। लेकिन जैसा कि आप, मैं यहाँ पे समझाने के लिए ज्यादा सोडियम आइन बाइट बना रहा हूँ, तो याद रखिएगा सोडियम आइंस जो है ना ये 10 टाइम्स, या आप कह लें 10 फोल्ड, बुक में 10 फोल्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक में फोल्ड का वर्ड यूज हुआ है, 10 टाइम्स मोर ज्यादा होते हैं आउटसाइड देन इनसाइड। मतलब सोडियम आयन साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, अंदर के कंपैरिजन में आउटसाइड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब ये साथ साथ आपने लेक्चर में स्टेटमेंट की फॉर्म में नोट डाउन करते जाना है, सोडियम आइंस आर 10 टाइम्स मोर आउटसाइड देन इनसाइड। इसी तरह अगर मैं बात करूं
पोटाशियम आयन की स्टूडेंट, तो जो पोटाशियम आयंस होते हैं, ठीक है, पोटाशियम आयंस होते हैं, दे आर मोर इनसाइड देन आउटसाइड। अब कितने टाइम्स होते हैं, तो बाज बुक्स में जो है वो 20 मेंशन होता है, और बाज बुक्स के अंदर जो है वो 30 भी जो है वो मेंशन है, ठीक है। 20 भी मेंशन है और बाज बुक्स के अंदर जो है वो 30 भी मेंशन है। तो आप 20 to 30 टाइम्स जो हैं वो इन साइड ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट, इसके अंदर ना खास किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। पंप का मतलब क्या है, जैसे मोटर पंप होता है तो वो पानी को क्या करता है, लो से हाई की तरफ लेके जाता है। तो इसी तरह ये जो प्रोटीन है सोडियम और पोटाशियम पंप, ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सोडियम आयन को क्या करेगा, आउटसाइड, इसके जरिए क्या होगा, सोडियम आयंस जो है वो आउटसाइड मूव करेंगे और पोटाशियम आयंस जो है वो इनसाइड मूव करेंगे। अब आप देखें कि सोडियम आयन अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो लो टू हाई मूवमेंट हो रही है। सिमिलरली हमने पढ़ा पोटाशियम आयन बाहर कम होते हैं, अंदर 20 से 30 गुना ज्यादा होते हैं, तो वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रही है। और आमतौर पर देखने में आया है कि 3 सोडियम आइंस जो है वो मूव करते हैं, तो बदले में 2 पोटाशियम आइंस की जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अब आप देखें, 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं, मतलब 3 पॉजिटिव्स बाहर आ रहे हैं, 3 पॉजिटिव्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। और अंदर कितने पोटाशियम पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कितने पॉजिटिव जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव जा रहे हैं सिर्फ 2, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए। तो इसका मतलब है कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा रहेगा। अंदर जो है वो, चूंकि बाहर के कंपैरिजन में पॉजिटिव कम है, तो हम कहेंगे अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्या है, वो ज्यादा है। तो ये सोडियम और पोटाशियम आयन की जो मूवमेंट है ना स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक एक न्यूरॉन रेस्ट की हालत में रहेगी, सोडियम आयन बाहर मूव करते रहेंगे, पोटाशियम आयन अंदर मूव करते रहेंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि स्टूडेंट यहाँ पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी होगी, ठीक है, एटीपी भी यहाँ पर क्या होगी, यूज होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना स्टूडेंट हम आते हैं थोड़ा सा सेकंड फैक्टर की तरफ। अब सेकंड फैक्टर जो है उसकी अगर हम बात करें, तो सेकंड फैक्टर जो है वो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की, वो क्या है, वो है जी नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस, ठीक है। ये जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस जो हैं, ये जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, ठीक है स्टूडेंट, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस मौजूद होते हैं, या आप कह लें कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव क्या मौजूद होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आइंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं। अब प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, आरएनए है। तो इनके ऊपर क्या होता है जी, इनके ऊपर होता है, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा स्टूडेंट चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाता है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमें पहले फैक्टर के साथ ही बेसिकली मिला के पढ़ना है, वो है जी लीकेज ऑफ पोटाशियम आइंस। ये जो पोटाशियम आइंस अंदर जा रहे हैं ना, ये जो अंदर जा रहे हैं पोटाशियम आइंस, इनमें से क्या होगा, कुछ पोटाशियम आइंस जो है ना वो लीक आउट होके बाहर आ जाएंगे। अब अंदर कितने पॉजिटिव जा रहे थे, अंदर कितने पोटाशियम जा रहे थे, 2, लेट से अगर उसमें से एक जो है वो बाहर आ जाता है, तो अंदर कितने बचेंगे, अंदर तो बाद में जो है वो सिर्फ एक ही पोटाशियम आयन बचेगा, मतलब एक ही पॉजिटिव बचेगा। और वो जो एक पोटाशियम अंदर जाके बाहर आ गया, वो बाहर आएगा, तो बाहर कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। तो पोटाशियम के, इसकी वजह क्या होती है कि जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो दरअसल पोटाशियम आइंस के लिए जो है ना, वो आमतौर पर क्या होती है, टोटली परमिएबल होती है। मतलब कि पोटाशियम आइंस जो हैं वो, उनकी जो मूवमेंट है उसको किसी हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो पोटाशियम आइंस की जो लीकेज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और याद रखिएगा, ये जो लीकेज होगी ये बाय डिफ्यूजन होगी, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम आइन ओवरऑल देखा जाए तो पोटाशियम आइन अंदर ज्यादा होंगे, तो जब ये अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो अल्टीमेटली ये हाई टू लो मूव कर रहे हैं। तो ये जो लीकेज होगी ये किसके जरिए होगी, डिफ्यूजन के जरिए होगी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब ये जो पोटेंशियल जब हम मैयर करें
करेंगे इस वक्त न्यूरॉन का, तो ये जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं स्टूडेंट, ये कितना होगा इस वक्त? मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब मैयर किया गया तो पता चला कि जी ये होता है -70 मिली वोल्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं 0.07 वोल्ट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब जो है ना हम आ जाते हैं सेकंड स्टेट की तरफ, जो हमारे पास जो कि टोटली एक तरह के इसके जो है वो ओपोजिट होगी, और वो है जी हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, या जिसको हम एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइज स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर नर्व इंपल्स जो है वो न्यूरॉन क्या कर रही होगी, कंडक्ट कर रही होगी, अपने अंदर से क्या कर रही होगी, गुजार रही होगी। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, जैसे यहाँ पे अनस्टिमुलेटेड कहा था, तो यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, डैट इज कॉल्ड अनस्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ, सॉरी स्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में से अब क्या हो रहा है, नर्व इंपल्स जो है वो पास हो रहा है। अब इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं दोबारा से यहाँ पे न्यूरॉन की डायग्राम जो है वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये हमारे पास जो है वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जो भी मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्टूडेंट क्या होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता ये है कि नेगेटिव देर इज मोर नेगेटिव चार्ज आउटसाइड देन इनसाइड। तो अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे, यहां पर हम मेंशन करेंगे जी मोर नेगेटिव आउटसाइड। यहां पर आउटसाइड जो है वो क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, और अंदर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब टोटली कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, सॉरी यहाँ पे आएगा इनसाइड। ठीक है, टोटली कंडीशन क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक चीज ये भी स्टूडेंट याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने लाजमी याद रखनी है जब हम एक्टिव में ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ कुछ पोर्शन ही न्यूरॉन का क्या कर रहा हूँ, एक्टिव मेम्ब्रेन। अब ये जो स्टेट है जिसमें यहाँ पे पोटेंशियल चेंज है, ये है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, ये पूरी न्यूरॉन में नहीं होता, ये एक पार्टिकुलर एरिया में ही होता है, एक पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि अभी इसका मतलब है कि अभी नर्व इंपल्स सिर्फ यहां पर है। जब ये कंडीशन यहां से, जब ये नर्व इंपल्स यहां से यहां पे मूव करेगा, तो फिर ये चीज नेगेटिव बाहर हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दोबारा जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये कंडीशन अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही होता है। ठीक है, एट पार्टिकुलर साइट, एक खास जगह पर ही जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, सो सिंपली जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, जब इम्पल्स गुजरता है, जब सिग्नल न्यूरॉन में से पास करता है, तो ये जो सोडियम और पोटाशियम आयन की जो मूवमेंट स्टूडेंट हम पढ़े थे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही होती हैं, तो सोडियम और पोटाशियम आयंस की जो मूवमेंट है वो सिंपली स्टूडेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है और बाहर जो है वो नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। और अगर हम इस वक्त यहाँ का पोटेंशियल अगर हम मैयर करें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ का इस वक्त जो है हम पोटेंशियल मैयर करते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये वाला जो है, इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल मैयर करते हैं, तो वो हमारे पास कितना होगा, डेट इज +50 मिली वोल्ट, या फिर 0.05 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में होगा। ठीक है, स्टूडेंट जो है ना, हम ना ये ग्राफ मैंने एक बनाया, इस ग्राफ के जरिए जो है ना हम टोटल न्यूरॉन्स में टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे ऊपर ग्राफ भी मौजूद था यहाँ पर, लेकिन ग्राफ के अंदर जो है ना यहाँ पे लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलहदा से ग्राफ जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है -70 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो न्यूरॉन है ये किस फॉर्म में है, ये है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। इसका मतलब है, और हमने कहा था ये जो स्टेट होती है न्यूरॉन की, ये क्या कहलाती है, डेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड, पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, और इस केस में होता क्या है, पोलराइज स्टेट में होता क्या है कि यहां पर जो है वो सोडियम पोटाशियम
पंप जो है इस स्टेट में, जो न्यूरॉन होती है उसकी मेम्ब्रेन में, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। जो सोडियम आइंस को जो है वो क्या कर रहा होता है, सोडियम आइंस को जो है वो बाहर भेज रहा होता है, और पोटाशियम आइंस को क्या कर रहा होता है, न्यूरॉन के अंदर भेज रहा होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट, जिसमें क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव होगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, फिर यहाँ पर ये आप देखेंगे एक जो है वो एक बम्प सा जो है वो महसूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब इस न्यूरॉन के अंदर जो है वो स्टिमुलस जो है वो क्रिएट हुआ है, स्टिमुलस जो है वो एंटर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि इस स्टिमुलस की जो इस स्टिमुलस का पोटेंशियल भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है -55 मिली वोल्ट। ठीक है। ठीक, एक न्यूरॉन के अंदर याद रखिएगा, एक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए लगभग -55 मिली वोल्ट का स्टिमुलस जो है वो दरकार होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, के मिनिमम इतने पोटेंशियल का जो है वो स्टिमुलस होना चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। ये हमारे पास क्या होगी, ये वो कम से कम पोटेंशियल होगा, ये वो कम से कम इंटेंसिटी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, टू स्टार्ट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, टू स्टार्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन, डैट विल बी कॉल्ड, इसको हम क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट, डैट इज नोन एज थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। अब देखिए पोलराइज स्टेट जो थी ये हमारे पास है कंडीशन नंबर 1। उसके बाद जब ये स्टिमुलस क्रिएट होगा, तो स्टिमुलस क्रिएट होने पर आप देखें यहाँ पर ये एक स्पाइक क्रिएट होगा। ये जो कंडीशन होगी स्टूडेंट, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डैट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चले मैं इधर लिख देता हूँ, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये कहलाती है डेट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, डीपोलराइज्ड स्टेट का नाम जो है वो इसको हम देंगे। और इसमें जो ये जो पीक क्रिएट होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइक पीक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक की ये जो पीक है वो हमारे पास 50 मिली वोल्ट पे जाके जो है वो एक्सेस होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है, पहले तो सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव था, तो अब यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि जो सोडियम गेट होते हैं, अच्छा ये सोडियम गेट अलैदा से मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब सोडियम पोटाशियम पंप के अलावा जो है कुछ और प्रोटीन्स भी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, हम कहते हैं सोडियम गेट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, जैसे ही स्टिमुलस एंटर होता है न्यूरॉन में, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, ये सोडियम गेट जो हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब जब सोडियम गेट ओपन होते हैं, तो सोडियम गेट जब ओपन होते हैं तो सोडियम जो है वो क्या होता है, एंटर होना शुरू हो जाता है न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, सोडियम क्या करता है, वो न्यूरॉन के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए जो है वो एंटर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर ज्यादा पॉजिटिव जो है वो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कंडीशन आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है डीपोलराइज के बाद, वो हमारे पास है जी, ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 थी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, ये हमारे पास कहलाती है रीपोलराइजेशन। ठीक है, कि पहले जो पोलराइज स्टेट थी वो डीपोलर हुई, अब आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पोलराइज स्टेट की तरफ जा रही है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, रीपोलराइजेशन स्टेज, या रीपोलराइज्ड स्टेट भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रीपोलराइज स्टेट में स्टूडेंट क्या होता है कि जो पोटाशियम गेट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, ओपोजिट होगा, पोटाशियम गेट जो है वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो अब एंटर होगा न्यूरॉन में, न्यूरॉन के अंदर पोटाशियम एंटर होगा, और अगेन ये मूवमेंट किसके जरिए होगी, डिफ्यूजन के जरिए होगी। ठीक है, जिस जैसे जैसे पोटाशियम एंटर होता जाएगा, कंडीशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पोलराइज्ड स्टेट की तरफ जो है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, पोलराइज स्टेट जो है, अच्छा सोडियम जो है वो एंटर होगा, और सोडियम जो है वो क्या होगा, एंटर होगा, और पोटाशियम जो है वो क्या होगा, वो एंटर होगा रीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, रीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर पोटाशियम जो है वो क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, पोटाशियम जो है ये आउटसाइड मूव करेगा, मैंने एंटर लिख दिया,
पोटाशियम जो है ये क्या करेगा, आउटसाइड न्यूरॉन जाएगा। सोडियम यहाँ पर, जब सोडियम गेट ओपन होंगे तो सोडियम एंटर होगा न्यूरॉन में बाय डिफ्यूजन। जब पोटाशियम गेट ओपन होंगे तो पोटाशियम क्या करेगा, ये न्यूरॉन के बाहर जाएगा बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट कौन सी स्टेज है, ये हमारे पास है डेट इज द थर्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें एक और स्टेज आ रही है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे हाइपर पोलराइज स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पोलराइज स्टेट से भी हाइपर पोलराइज स्टेट से भी नीचे जो है वो चला गया ग्राफ, दिस इज हाइपर पोलराइज स्टेट। और ये आमतौर पर स्टूडेंट ये होता है लगभग -100 मिली वोल्ट का जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल होता है। ठीक है, अच्छा अब हाइपर पोलराइज स्टेट में ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर उसकी एक वजह जो है वो क्या होती है, डेट इज डिले इन क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट। कि पोटाशियम गेट जो है वो क्या होते हैं, उनकी डिले इन क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट, क्योंकि पोटाशियम गेट की क्लोजिंग के अंदर जो है ना वो क्या हो जाती है, डिले आ जाता है। ठीक है, पोटाशियम गेट, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पोटाशियम आयन बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन हाइपर पोलराइज स्टेट के अंदर जो है वो चली जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को क्या कर लेती है, रिकवर भी कर लेती है। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है रिकवरी स्टेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर भी कर जाती है, रिकवरी स्टेट भी कह सकते हैं। और दोबारा से आप देखें ये रेस्टिंग कंडीशन में आ गई तो इसको हम रेस्टिंग स्टेट का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, अब ये कब होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी रीस्टोरेशन ऑफ, क्योंकि जब पोटाशियम गेट में डिले होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बंद होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, दोबारा से जो सोडियम पोटाशियम पंप जो एक्टिव था, जो जहां से हमने शुरू किया था, सोडियम पोटाशियम पंप दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिससे दोबारा स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 5 स्टेजेस होती हैं। पहली हमारे पास है पोलराइज स्टेट, फिर हमारे पास है डीपोलराइज स्टेट, फिर हमारे पास है रीपोलराइज स्टेट, फिर हमारे पास है हाइपर पोलराइज स्टेट, एंड लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट आ जाती है रिकवरी स्टेट। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक न्यूरॉन के अंदर जो हमने पढ़ा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होती हैं, आमतौर पर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स हमने पढ़ा कि वो क्या होती हैं, हमारे पास उनके गिर जो है वो माइलिनेशन जो है वो माइलिनेटेड होती हैं, जबकि बाकी जो हैं स्पेशली इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, तो याद कीजिएगा स्टूडेंट, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनमें सिग्नल नोड टू नोड मूव करता है। और मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, उसमें हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। और आमतौर पे जो स्पीड होती है वो होती है, नॉर्मल जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो होती है 120 मीटर पर सेकेंड। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी जो है वो एमसीक्यूज के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट नर्व इम्पल्स का जो टॉपिक है वो भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।